नाजरीन, चांद में भारतीय रियासत का क़याम। कभी सोचा था कि चांद पर एक रियासत कायम होगी, और वो भी भारत की? जी हाँ, अब ऐसा कुछ होने जा रहा है। इंडिया चांद तक एक ऐसे मिशन के लिए पहुंच रहा है जिसका आज तक दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने भी नहीं सोचा था। चांद पर जाकर इंडिया एक तरफ अपना ख्वाब पूरा करना चाहता है, वहीं पर चांद में कुछ ऐसी सरगर्मियां भी करने जा रहा है जो खास तौर पर पाकिस्तान और बिलअमूम पूरी दुनिया को कब्जा करने के लिए इस्तेमाल होंगी। एक साथ आज़ाद होने वाले पाकिस्तान और इंडिया में आज जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। पाकिस्तान कर्ज की वसूली की मुबारकबाद दे रहा है तो इंडिया चांद पर अपना एक खुफिया स्टेशन बनाने के करीब पहुंच गया है, और वजीर आजम नरेंद्र मोदी बार बार अपने साइंसदानों को मुबारकबाद दे रहे हैं। इंडिया चांद तक कब और कैसे पहुंचेगा, वहां जाकर क्या खुफिया कार्रवाई डाली जाएगी, इंडिया को चांद पर जाने की इतनी जल्दी क्यों है, क्या इंडिया पूरी दुनिया पर कब्जा करने जा रहा है? नाजरीन, आज हम इस वीडियो में आपको चंद्रयान 3 की सारी हकीकतें बताएंगे और आपको बताएंगे कि ये मिशन किस तरह मुमकिन बनाया गया, पाकिस्तान के लिए ये लम्हा फिक्रिया कैसे है। खोजी टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नाजरीन, आपको याद होगा जब उस वक्त के वजीर फवाद चौधरी ने दावा किया था कि 2023 पाकिस्तान का चांद पर जाने का साल होगा। यहाँ तक कि चांद पर जाने वालों की रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि चांद पर जाने का साल तो दरहकीकत इंडिया का है, वो भी एक ऐसे मिशन के लिए जो हमारे लिए बराह रास्त खतरनाक साबित हो सकता है। आज 2023 है, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है आप सबके सामने है। जुमे के रोज हजारों लाखों की तादाद में भारतीयों ने ये पूरा दिन एंजॉय किया और अपनी कामयाबी के लिए भारत की कामयाबी की सदाएं बुलंद की। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई कौमी दिन हो। बड़ी तादाद में लोग जमा थे, चंद्रयान को आसमान में उड़ता हुआ देख रहे थे। कल अरबों लोगों के ख्वाब और एक रोवर के साथ इंडिया के चांद के सफर का कामयाबी से आगाज हो गया है। इंडिया ने चांद पर चंद्रयान 3 सैटेलाइट को कामयाबी के साथ जमीन के मतलूबा मदार में भेज दिया है। चंद्रयान 3 को जुमा की दोपहर मुकामी वक्त के मुताबिक 2:35 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के खलाई मरकज से रवाना किया गया। इस मिशन के आगाज पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए मुबारकबाद देते हुए कहा कि चंद्रयान 3 ने इंडिया के खलाई सफर में एक शानदार बाब का आगाज किया है। जबकि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे वजीर आजम आए रोज कर्ज की वसूली और IMF से मुआहदे की मुबारकबाद दे रहे होते हैं। इंडिया का ये मिशन इंडिया के हर फर्द के ख्वाबों और अज़ाइम को लेकर बुलंदियों को छू रहा है। ये अहम कामयाबी भारतीय साइंसदानों की अंतहक लगन का मुंह बोलता सबूत है। दोस्तों, ये खलाई गाड़ी 5 अगस्त को चांद के मदार में दाखिल होगी और बताया जा रहा है कि ये लैंडर मॉड्यूल चांद के कुतुब जुनूब पर 23 या 24 अगस्त को उतर सकता है। अगर ये रोवर कामयाबी से चांद के जनूबी कुतुब तक पहुंच गया तो इंडिया दुनिया का पहला मुल्क होगा जो उस जगह पहुंचने में कामयाब होगा। यानी सोचें कि आज तक कोई मुल्क यहां तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि चांद के जनूबी कुतुब पर सतह पेचीदा है, काफी बड़े गड्ढे और ढलवान है। कुछ गढ़ों में तो अरबों साल से सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंची, लिहाजा वहां का टेम्परेचर -203 है, जिसकी वजह से वहां आलात को चलाना काफी पेचीदा अमल होगा। यही वजह है कि अभी तक चांद पर जाने वाले खलाई मिशन चांद के वस्त के करीब लैंड होते हैं, जहां सतह मुश्किल नहीं और टेम्परेचर काम करने के लिए ठीक है। इंडियन स्पेस एजेंसी का कहना है कि उन्होंने इस मिशन की नाकामी के इम्कानात को कम करने के लिए इकदाम उठाए हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन एस सोमनाथ कहते हैं कि चंद्रयान 2 का डिजाइन कामयाबी के लिए किया गया था, जबकि चंद्रयान 3 का डिजाइन नाकामी से बचने को जहन में रखकर किया गया है। क्या गलत हो सकता है और उसे कैसे बचाया जा सकता है, ये सोच हमने रखी हुई है। नाजरीन, कुछ माहिरीन ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया चांद के उस हिस्से तक पहुंचकर वहां अपनी रियासत की बुनियाद रख सकता है जिसकी हदूद चांद के कोने कोने तक पहुंच सकती हैं। यानी अगर इंडिया ने चांद के इस हिस्से में कदम रख लिए तो वो पूरा चांद कब्जा कर सकते हैं। अगर मुस्तकबिल में किसी ने भी चांद पर जाना हुआ तो इंडिया से इजाजत दरकार होगी और वहां पर इंडिया की हुकूमत कायम हो चुकी होगी। दोस्तों, इसके अलावा इंडिया एक और मकसद से भी चांद के उस हिस्से तक पहुंचना चाहता है। इंडिया के चांद पर पहले मिशन चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की मौजूदगी के बारे में बताया था। उसकी लागत $7,90,00,000 थी। दिल्ली के करीब शेवंद्र यूनिवर्सिटी में स्पेस रोबोटिक्स पढ़ाने वाले डॉक्टर आकाश सैनहा कहते हैं, पानी किधर और कितना है और क्या वो सारा मुंजमद है, हमें इस हवाले से मजीद मालूमात चाहिए। मुस्तकबिल के मिशंस की कामयाबी के लिए ये जानना बहुत मुफीद होगा कि ये पानी कैसा है और कहाँ है। पानी के ज़हायर के गिर्द आबादकारी की हिकमत अमली भी बन सकती है या नहीं। चांद के कुतब सतह पर मौजूद मट्टी और पत्थरों पर तहकीक करके
ہمیں نظام شمسی کے وجود کے سوالات کے جواب بھی شاید مل سکتے ہیں۔ بھارتی سائنسدان کے اس بیان پر یہ تاثر بھی مل رہا ہے کہ انڈیا چاند پر اپنی آبادی لے کر جانا چاہتا ہے اور وہاں اپنے شہر آباد کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، انڈیا کے دوسرے چاند مشن کی لاگت دگنی تھی۔ چندریان 2 پر 14 کروڑ ڈالر لگے تھے۔ اس کی لانچ سال 2019 کے اوائل میں ہوئی تھی، لیکن یہ روور کو چاند تک نہیں پہنچا سکا تھا۔ انڈیا اس بار چندریان 3 پر 8 کروڑ ڈالر کا خرچہ کر رہا ہے، اس امید سے کہ روور چاند پر پہنچ کر سائنسی تجربات کرے گا۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں انڈین اسپیس پروگرام میں کافی تبدیلی آئی ہے اور کم خرچے پر اسپیس مشن کرنے کی وجہ سے اسے عالمی شہرت بھی ملی ہے۔ اسپیس پورٹ سارا بائی نامی آزاد تھنک ٹینک کی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سشمیتا موہانتی کہتی ہیں کہ 2018 میں انڈیا نے ایک راکٹ کے ذریعے 104 سیٹلائٹس کو خلا میں پہنچا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ بھارتی سائنسدانوں اور انجینئرز کو 104 سیٹلائٹس بغیر کسی غلطی کے مداروں تک پہنچانے کا ہنر آتا تھا، جبکہ ہر کوئی زمین کے قریب کے مدار میں اس قسم کا نفیس کام نہیں کر سکتا۔ انڈیا کے واحد مریخ مشن منگیان پر 7 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کے قریب لاگت آئی، جو کہ ناسا کے مون مارس مشن پر آنے والی لاگتوں کا 10واں حصہ تھا۔ یہ منصوبہ 48 کروڑ 50 لاکھ ڈالر میں بنا تھا اور اسے خلا تک پہنچانے میں مزید 18 کروڑ 17 لاکھ ڈالر لگے تھے۔ انڈیا کے تمام خلائی مشن کی یہ خاصیت رہی ہے کہ مقامی سطح پر تیار اور قابل تجدید چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ماضی کے مشن کے برعکس چندریان 3 میں مدار میں رہنے والے سیٹلائٹ شامل نہیں۔ اس مشن کے لیے چندریان 2 کی سیٹلائٹ کا استعمال ہوگا، جو روور خلائی گاڑی اور کنٹرول روم کے درمیان رابطہ قائم کرے گی۔ انڈیا کم طاقتور راکٹس کا استعمال کر کے بھی ان مشنز پر آنے والی لاگت کو کم کرتا ہے۔ اسرو کے سابق چیئرمین کے سون بتاتے ہیں کہ ہم خلائی جہاز کے چاند کے مدار تک پہنچانے کے لیے چاند کی کشش ثقل کا استعمال کرتے ہیں۔ گو ہمیں چاند تک پہنچنے کے لیے 29 دن لگتے ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ بچت والا طریقہ ہے۔ اسرائیل بھی اسی طریقے کا استعمال کرتا ہے اور اس طرح خرچ بھی بہت کم آتا ہے۔ 2019 میں اسرائیل کی طرف سے لانچ کیا گیا بریشیٹ مشن بھی اسی بچت والے طریقے سے چاند کا راستہ اختیار کیا۔ ناظرین، خلائی دوڑ میں سب سے طاقتور ممالک میں سے انڈیا بہترین انداز میں نئے خیالات آزماتا رہا ہے۔ چندریان 2 کی مثال ہی لے لے، جس میں سائنسدانوں نے آربیٹل مکینکس یعنی مدار کے گرد گھومنے کے اصول کو استعمال کرتے ہوئے ایندھن کی کھپت کم سے کم رکھی اور چند دنوں کی بجائے چاند پر 48 روز بعد پہنچے۔ وقت زیادہ لگا لیکن خرچ بہت کم آیا۔ ناظرین، انڈیا جو بھی کر رہا ہے وہ اپنی حکومت کی مدد اور حکومتی نمائندوں کے بل پر کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں حکومت سمیت حکومتی نمائندے اپنی سیاسی رسا کشی میں مصروف رہتے ہیں۔ اگر کوئی چاند پر جانے کا دعویٰ کر بھی دے تو اسے حکومت سے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ پاکستانی سیاستدانوں کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ سب آپس میں مل بیٹھ ملک کی بہتری کے لیے سوچیں اور پاکستان کی خاطر ایک نئے سفر کا آغاز کریں، ورنہ ہمارا روایتی اور اصلی دشمن ہم سے کئی گنا آگے نکل جائے گا اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے خاموش تماشائی بنے رہیں گے۔